हेलो एवरीवन, मैं सेफ डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु एवं बाल विशेषज्ञ। आज के वीडियो में हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की वजह से आपके और आपके बच्चे की जान जाने का खतरा बना हुआ है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का अर्थ क्या होता है? अर्थात जब एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को मारने में कामयाब नहीं हो पाती है, अर्थात बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं मर पाते, इसे हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, ये देखने में आ रहा है कि कोविड के बाद में हम हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक खाने लगे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि हमारे पास जो बहुत सारे जो मरीज आ रहे हैं, वहाँ शहरी इलाकों या ग्रामीण इलाकों से भी जो मरीज आ रहे हैं जिनको कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो सिंपल एंटीबायोटिक से उनका बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा है। उन्हें काफ़ी महंगी दवाइयाँ लग रही हैं। काफ़ी बार जो महंगी महंगी दवाइयाँ भी जो बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती हैं उनके ऊपर काम नहीं कर रही है। ऐसे कंडीशन में जो है बहुत दिन तक इन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। काफ़ी बार इनकी जान जाने का भी खतरा बना हुआ रहता है। और आए दिन हम ऐसे इंसिडेंट्स देख रहे हैं, शायद आप लोगों ने देखे होंगे या आप लोगों ने सुने होंगे, आपके किसी रिश्तेदार के साथ हुआ होगा कि मेरे बच्चे को निमोनिया हो गया है, वो आईसीयू में भर्ती है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है, उसे बहुत ही महंगी एंटीबायोटिक दवाइयाँ चल रही है, हमारा बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कोई भी दवाई उसकी निमोनिया पर काम नहीं कर रही है और उसकी जान जाने का खतरा बना हुआ है। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, सभी ऑर्गनों का ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, क्या है छोटा सा निमोनिया ठीक नहीं हो सकता? तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आपके बच्चे को ऐसे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ, इसे कहते हैं हम लोग सुपर बग्स, जिसको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मार पा रही है। और ऐसी कंडीशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते और ऐसी कंडीशन में मेडिकल साइंस भी कुछ नहीं कर सकता। यह सब घटना हम जो दिन पे दिन जो है बढ़ती जा रही है और ये देखने में आते जा रहा है। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं पहले पार्ट में आपको यह बताऊंगा कि क्यों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगातार इंडिया में बढ़ते जा रहा है, इसकी क्या वजह है। और दूसरे वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा पार्ट 2 में कि एंटीबायोटिक खाने से क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इसका क्या ह्यूमन हेल्थ पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और काफ़ी बार ये प्रभाव लंबे समय तक रह जाता है। तो पार्ट 2 में मैं आपको उसके बारे में यह जानकारी दूंगा और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यह आपकी हेल्थ और आपकी जान के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी देता हूँ कि भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की स्थिति क्या है। आईसीएमआर की जो 5वीं रिपोर्ट है, जिसमें सर्वे किया गया था 1 जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक, उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने यह जानकारी दी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का इंसिडेंस इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारे पास जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थी, जिसे मेडिकल भाषा में हम लोग कहते थे रामबाण, जिसका आपने नाम सुना होगा मेरोपेनम, इमीपेनम, यह भी दवाइयाँ अब जो है बैक्टीरिया को मारने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। और इसके बाद हमारे पास 2 या 3 ही एंटीबायोटिक है जो कि सुपर बग बैक्टीरिया को मार पाती है। काफ़ी बार वह भी दवाइयाँ जो है इस बैक्टीरिया को मारने में कामयाब नहीं हो पा रही है और लगातार इंसिडेंस बढ़ते जा रहे, इससे जान का खतरा बना हुआ है। क्या आप जानते हो भारत में हर साल जो है 60,000 नवजात शिशु एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं, अर्थात उन्हें ऐसे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जिससे कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मार पाती है। भारत में हर साल जो है 7 मिलियन लोगों की जान जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की वजह से चली जाती है और यह आंकड़ा 2050 तक 10 मिलियन तक चला जाएगा। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मरने वालों की संख्या जो है भारत में जो है कैंसर और ट्रामा से भी ज़्यादा, दोनों को मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोथ ह्यूमन एज वेल एज द एनिमल। और यह हमारी पूरी जो है इंसानों में तो फैल ही रहा है, एनिमल्स में, एनिमल इंडस्ट्री में भी एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। साथ में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़, पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, उससे भी जो है रेजिस्टेंट जीन डेवलप हो रहे हैं। साथ में हमारी पूरी जो एनवायरमेंटल जो बॉडी है, रिवर है, उसमें भी जो है वाटर बॉडी, रिवर, इसमें भी जो रेजिस्टेंट जीन धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम सब तरफ जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से घिरे हुए, कहीं पर भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है और हमारी जान को खतरा बना हुआ है। अब आइए मैं आपको यहाँ पर यह जानकारी देता हूँ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का इंसिडेंस इंडिया में क्यों लगातार बढ़ते जा रहा है, इसकी क्या मुख्य वजह है। इसका जो मुख्य कारण है कि आप हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए चने मुड़ी की तरह एंटीबायोटिक खा रहे हैं। बच्चे को बुखार आता है 103, 104, आप पहले दिन से एंटीबायोटिक खिला देते हैं। बच्चे को लूज मोशन वॉमिटिंग होता है, आप एंटीबायोटिक खिला देते हैं। कोई चोट लगी तो एंटीबायोटिक खिला देते हो, या घर में कोई बीमार हो तो आपका बच्चा बीमार न पड़े इसके लिए एंटीबायोटिक खिला देते हो, उसकी एंटीबायोटिक उठा के आप खा लेते हो। या आपको कोई फंक्शन में जाना है, एग्ज़ाम देना, उसके लिए एंटीबायोटिक खिला देते हो। ऐसा करने से क्या होता है? एक्सेसिव यूज़, मिस यूज़, इंजूरियस यूज़, बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक खिलाने से क्या होता है? इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में जो है
जो कमेंसल बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो यूज़फुल बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी का पूरा फंक्शन और बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करते हैं। इसके अंदर का जो गट में जो बैक्टीरिया रहते हैं, स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया रहते हैं, माउथ के अंदर बैक्टीरिया, यूरिनरी सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया, ये जो नॉर्मल कमेंसल बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी का बहुत सारा काम करते हैं। स्पेशली जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके बॉडी का 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन मेंटेन करके रखते हैं। आपके बॉडी के डाइजेस्टिव हेल्थ, पाचन सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। नंबर 2, आपके इम्यून सिस्टम को पूरा रेगुलेट करते हैं, इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। नंबर 3, आपके ब्रेन के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। और नंबर 4, आपको वायरल इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, वायरल की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कमेंसल बैक्टीरिया आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी बॉडी के फ्रेंड्स होते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं। तो जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो ये कमेंसल बैक्टीरिया भी जो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये अपने आप में एक मैकेनिज्म खोज के निकालते हैं जिससे कि एंटीबायोटिक से ना मरे, और धीरे धीरे जो ये मैकेनिज्म अपने साथ वाले बैक्टीरिया को भी शेयर करते चले जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे जो है रेजिस्टेंट जो जीन है उनका धीरे धीरे उनकी कॉलोनी बनना चालू हो जाती है और एक सुपर बग की कॉलोनी तैयार हो जाती है। अगर ये सुपर बग की मात्रा आपके इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा हो गई, बार बार एंटीबायोटिक खा रहे, तो उससे क्या हो सकता है, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है आपके डायरिया हो जाए। उस सुपर बग्स इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी लंबे समय तक वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। हो सकता है इस रेजिस्टेंट सुपर बग से आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो। साथ में क्या होता है कि ये सुपर बग्स जो तैयार हुए धीरे धीरे स्लो यूरिन से जो स्प्रेड होना चालू हो जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो हेल्थ केयर वर्कर के थ्रू से एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को चले जाते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन होता है। तो इस तरह जो है धीरे धीरे फैलते चले जाता है। साथ में हम लोग बहुत सी बार क्या करते हैं, मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लोग प्रॉपर डोज में एंटीबायोटिक नहीं लेते, तो उससे क्या होता है इसका भी परिणाम मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपने 2-3 दिन दवाइयाँ खाई, आपको ठीक लगा, आपने दवाइयाँ बंद कर दी, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पूरे जो है बैक्टीरिया नहीं मरते, कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं और वो बैक्टीरिया कुछ रेजिस्टेंट मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं उस एंटीबायोटिक के खिलाफ। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपकी जो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगी और धीरे धीरे वो रेजिस्टेंट मैकेनिज्म को शेयर करना चालू कर देती है। इससे भी एक तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती है। साथ में जो एंटीबायोटिक खाते, दूसरा जो मैकेनिज्म है कि इंडिया में जो 40% एंटीबायोटिक है वो सब स्टैंडर्ड है, मतलब ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती। तो अनएब्जॉर्ब जो एंटीबायोटिक है वो स्टीरोइड के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर, सॉइल और वाटर में मिलना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, और वहाँ पर भी जो है रेजिस्टेंट जीन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं सॉइल एंड वाटर बॉडी में। एक स्टडी में तो यह भी पाया गया इंडिया में जितने भी म्यूनसिपल जो वाटर बॉडी है उसमें भी जो वेस्ट वाटर है उसमें बहुत सारी जो है रेजिस्टेंट जीन पाए गए हैं। उसको आप जो इसके लिए यूज़ किया जाता है, दूसरे कामों के लिए जो यूज़ किया जाता है, या काफ़ी बार आपके पीने के पानी में भी ये देखा गया है कि रेजिस्टेंट जीन मिले हुए हैं। साथ में जितनी भी जो बड़ी बड़ी नदियाँ उसके भी सैंपल लेके टेस्ट किया गया था, कावेरी नदी, पूना की मुथा नदी, तो उसमें यह पाया गया था कि वहाँ पर भी जो है रेजिस्टेंट जीन पाए गए थे। तो इस तरीके से आप जो है पूरी तरीके से रेजिस्टेंट जीन से घिरे हुए हो। और यह इवन एनिमल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वहाँ पर भी एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा है। तो इस तरीके से ह्यूमन में, एनिमल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में और पूरी सराउंडिंग जो वाटर बॉडी उसमें भी जो रेजिस्टेंट जीन जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि कल आपने जाके रेस्टोरेंट में खाना खाया हो, वहाँ पर कोई आपने अनकुक चिकन खाया था या ठीक से चिकन को पकाया नहीं गया था, उसमें कोई रेजिस्टेंट जीन था, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, उससे आपको इन्फेक्शन हो गया और हो सकता है उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए और इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है। तो यह जब इंसिडेंस भी जो है कॉमनली होने लगा है। आइए आपको मैं यह जान देता हूँ कि आपको कब एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए जिससे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्प्रेड ना हो। हमको जो इन्फेक्शन होता है, अधिकतर जो इन्फेक्शन होता है वायरल इन्फेक्शन होता है, जो में 2-3 दिनों के लिए तेज़ गति से बुखार आता है, फिर सर्दी खांसी होती है या लूज मोशन वॉमिटिंग होती है, ये मैक्सिमम इन्फेक्शन होते हैं वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो नॉर्मली हमें जो कोई यहाँ पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबसे पहले आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 2, अगर आप एंटीबायोटिक बिना सोचे समझे और बिना डॉक्टर की सलाह के आपको एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए। अगर आपको बच्चे को आपको बुखार बना हुआ तो पहले आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर आपकी कुछ जांच करेंगे, अगर लगता है उन्हें कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तभी आपको एंटीबायोटिक देना चाहिए। नंबर 3, डॉक्टर कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि हमें एंटीबायोटिक लिख के दे कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है या कुछ है, सर इसको एंटीबायोटिक दीजिए जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा फोर्स बिल्कुल भी ना करिएगा। नंबर 4, आप पूरे एंटीबायोटिक का पूरा डोज करिए। अगर आप हाफ डोज में एंटीबायोटिक खाते हैं तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंट जीन स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 5, आप इन्फेक्शन से बचने के लिए पूरे प्रिकॉशन लें जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो और आपको एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के बारे में जानकारी दी होगी वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।
नेक्स्ट वीडियो हम लोग आपको यह जानकारी देंगे कि एंटीबायोटिक के क्या साइड इफेक्ट होते हैं और उसका क्या ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है और कभी कभी यह प्रभाव बहुत ही लंबे समय तक रह जाता है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इससे आपको आने वाले वीडियो की और जानकारी मिले। थैंक यू।